सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम गजल, यह कविता जो कक्षा 10वीं की 8वीं कविता है, उसकी पढ़ाई हम करने वाले हैं। इसके कवि है मानिक वर्मा। तो गजल आप रेडियो पर सुनते हैं, टीवी पर सुनते हैं, और यह जो विधा है कविता की, गजल, इसमें गेयता होती है, मतलब वह कविता गाई जाती है। तो गजल में जो दो दो पंक्तियां होती हैं उसको शेर कहा जाता है। शेर मतलब जंगली शेर नहीं, कि इस विधा से संबंधित वह शब्द है, उसे शेर कहा जाता है। तो कुछ 9 शेर इस कविता के अंतर्गत कुल मिलाकर है, और इसके 2 या 3 वीडियो बनेंगे और हम एक एक शेर को लेकर बारीकी से और सूक्ष्मता के साथ ध्यानपूर्वक उसकी पढ़ाई करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इस कवि का परिचय क्या है। तो परिचय में मानिक वर्मा जी का जन्म जो है 1938 उज्जैन शहर में हुआ है, जो मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत वह आता है। वे हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर इस शब्द का शब्दशः अर्थ अलग है और इस कविता की दृष्टि से अलग है। तो सशक्त, उसका शब्दशः अर्थ बलवान होता है, ताकतवर होता है। तो इस कविता की दृष्टि से सशक्त इस शब्द का अर्थ होता है महान, बड़ा, प्रेरणादायी, अलौकिक, असाधारण, अद्भुत या महत्वपूर्ण, कौन सा भी अर्थ आप ले सकते हैं। और हस्ताक्षर इस शब्दशः उसका जो अर्थ मराठी में हम उसे सही कहते हैं, सिग्नेचर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो हस्ताक्षर का शब्दशः अर्थ ऐसा नहीं है। तो सशक्त हस्ताक्षर इस शब्द का अर्थ इस कविता की दृष्टि से उनकी भूमिका, मानिक वर्मा जी का योगदान, इससे संबंधित है। तो हास्य और व्यंग्य मतलब उपहास, मजाक, खिल्ली उड़ाना, मतलब वे कहना किसी और को चाहते हैं और शब्दों की रचना कुछ अलग होती है। इस प्रकार वे व्यंग्य से संबंधित जो उनकी रचना है वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। हास्य की बहुत कुछ विनोदपूर्ण भी कुछ साहित्य उन्होंने लिखा है, और उनका जो हिंदी साहित्य में जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका इन शब्द का अर्थ ये होता है कि हास्य और व्यंग्य के संबंधित जो साहित्य उन्होंने लिखा है, वह साहित्य या हिंदी साहित्य के प्रति उनका जो योगदान है वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। तो वाचिक इस शब्द का अर्थ, वाचिक जो है, जो हम पढ़ते हैं, जो साहित्य हम पढ़ते हैं उसे वाचिक कहा जाता है। हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, मासिक पढ़ते हैं, पाक्षिक पढ़ते हैं, कुछ पत्रिकाएं पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कहानी संग्रह, कथा संग्रह,
काव्य संग्रह, उपन्यास, ऐसी बहुत साहित्य की विधा है जो हम पढ़ते हैं। और यह जो साहित्य आता है यह वाचिक परंपरा में आता है, जो हम उसकी पढ़ाई करते हैं। जो यह पढ़ाई की जो साधन है उनमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान उनका रहा है। उनके जो व्यंग्य है वे धारदार है, नोकदार है, सीधे हमारे हृदय को, अंतःकरण को स्पर्श करते हैं, उन पर प्रहार करते हैं, उन पर चोट करते हैं, उन पर आघात करते हैं। और उनकी जो गजलें होती है प्रेरणादायी होती है। यह जो गजल है, यह जो कविता है, यह भी आपको पढ़ने के बाद आपको प्रेरणा मिलेगी। इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलेगी कि यह प्रेरणा आपको मरते दम तक काम आएगी, उपयोग में आएगी, और आपको एनर्जी मिलेगी, ताकत मिलेगी, और जीवन में कुछ बनने के लिए यह गजलें, यह गजल, यह कविता आपको प्रोत्साहित करेगी। इसलिए यह जो गजल है, विधा, कविता बहुत ध्यानपूर्वक आपको पढ़नी है, परीक्षा की दृष्टि से और जीवन की भी दृष्टि से। कुछ कृतियां उन्होंने लिखी हैं, तो यह भी हम देखेंगे। गजल मेरी इबादत, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो, आदि कुछ कृतियां, कुछ साहित्य, हिंदी साहित्य के लिए उन्होंने लिखा है। पद्य संबंधी भी हम जानकारी लेंगे कि प्रस्तुत गजल में अधिकांश इस शब्द का अर्थ है ज्यादातर शेरों में, काव्य पंक्तियों में हम सबको जीवन में निरंतर, निरंतर शब्द का अर्थ है लगातार, अखंड, बिना रुके, बिना थामे। इस प्रकार हमें लगातार क्या करना है? अच्छे कर्म करना है। कर्म का मतलब काम, काम का मतलब कर्तव्य। हमें मेहनत करनी है, पसीना बहाना है, लेकिन कर्म कैसे करना है? गलत कर्म नहीं करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। बुरा धंधा नहीं करना है, जिसे हम बोलते हैं 2 नंबर का धंधा नहीं करना है। मेहनत का धंधा करना है, 1 नंबर से। हमें मेहनत करनी है और मेहनत का पैसा कमाना है, और उस पर हमें हमारा पेट भरना चाहिए, उदर निर्वाह करना चाहिए, और हमारे संबंधित, हम पर आश्रित, अवलंबित जितने भी हमारे घर के सदस्य होते हैं उनका पालन पोषण करना चाहिए, लेकिन काम अच्छे करना चाहिए। अच्छे मार्ग से पैसा कमाना चाहिए, गलत मार्ग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही संदेश उन्होंने दिया है। और गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि आपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय, इसमें अव्यय है। देखो, हमने ट्रिक भी देखी है, अव्यय किस प्रकार पहचानना है। उसके आगे की या के आता है, तो के आगे जो अव्यय है संबंध सूचक अव्यय है बजाय। बजाय का अर्थ है सिवाय, अलावा। हमें रूप रंग से सुंदर दिखने के अलावा अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। इस प्रकार का एक छोटा सा संदेश गजलकार मानिक वर्मा जी हमें देना चाहते हैं। यह सबसे बेहतर संदेश है, बढ़िया संदेश है, महत्वपूर्ण संदेश है, ध्यान में रखने लायक संदेश है। इसलिए यह संदेश हमें जीवन में मरते दम तक लगातार ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बाहर से, हमारा बाहर का रंग रूप ही सुंदर हो, ऐसी आवश्यकता नहीं। तो हमें अंदर से सुंदर होना चाहिए, हमारे कामों से सुंदर होना चाहिए, हमारे कर्मों से सुंदर होना चाहिए। तो आपके व्यक्तित्व की, अपने जीवन की, अपने स्वभाव की क्या होगी कि वह अपना जीवन, व्यक्तित्व बेहतर बनेगा, अपना जीवन सार्थक बनेगा। सिर्फ बाहरी तौर पर रूप, आपका रूप कैसा है, आपका रंग कैसा है, बाहरी तौर पर लोग देखेंगे, लेकिन केवल बाहरी तौर से ही सुंदर दिखना आवश्यक नहीं, बल्कि अंदर से सुंदर होना आवश्यक है।
हमारे कार्यों से सुंदर होना आवश्यक है, हमारे कामों से सुंदर होना आवश्यक है। तो ठीक है, हमने माणिक वर्मा जी का परिचय भी देखा है और पद्य संबंधी वे कौन सा संदेश देते हैं यह भी हमने देखा है। आगे चलकर हम दो दो पंक्तियों को लेकर, एक एक शेर को लेकर हम देखते हैं कि वे आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, हम पहले दो पंक्तियां देखते हैं। इन दो पंक्तियों को शेर कहा जाता है। दो पंक्तियों को क्या कहा जाता है? शेर कहा जाता है। क्या कहा है देखो पहले शेर में, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शव दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। बहुत ही बढ़िया संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से आपको दिया है। क्या कहते हैं देखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनना है, शव दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। देखिए, सबसे पहले कठिन शब्द की ओर हम चलते हैं। स्वर्णिम, यह एक कठिन शब्द है। तो इस शब्द का अर्थ है सुनहरा या सोने के रंग का। शिखर, यह एक शब्द है। शिखर का अर्थ होता है चोटी, ऊपरी तौर का भाग, हिस्सा, चोटी, शिखर। शौक, ये शब्द का अर्थ है ख्वाहिश, इच्छा, अभिलाषा, इस प्रकार। और नींव, यह एक शब्द आया है। तो नींव शब्द का अर्थ है पाया। अंग्रेजी में उसे हम फाउंडेशन कहते हैं, या उसका पर्यायवाची शब्द होता है आधार। आधार। तो शायद कठिन शब्द के अर्थ आपके समझ में आए होंगे। स्वर्णिम शब्द का अर्थ है, स्वर्णिम शब्द का अर्थ है सोनेरी रंग का या सुनहरा। शिखर शब्द का अर्थ है चोटी, पर्वत की चोटी या किसी मंदिर का भी शिखर होता है, ऊपरी तौर का हिस्सा, सबसे ऊपरी तौर। शौक, ये शब्द का अर्थ है ख्वाहिश, इच्छा, अभिलाषा। और नींव, ये शब्द का अर्थ है पाया। अंग्रेजी में उसे हम फाउंडेशन कहते हैं। देखते हैं पहले इन दो पंक्तियों का अर्थ। तो कवि माणिक वर्मा जी हमें कहना चाहते हैं, आपसे किसने कहा, आपने किसने कहा है क्या? तो वे कहते हैं नहीं कहा है। तो आपसे किसने कहा है कि आप स्वर्णिम शिखर बनना है? तो स्वर्णिम शिखर, इस शब्द का अर्थ होता है सोने के रंग का शिखर, जो अंतिम होता है, ऊपरी तौर पर होता है। मंदिर का भी शिखर होता है, चोटी होती है। पर्वत का भी शिखर होता है, चोटी होती है। ऊंचे ऊंचे मकान जो होते हैं उनका भी शिखर होता है, चोटी होती है, उनका अंतिम भाग। तो इस प्रकार शब्द से अर्थ ऐसा है। तो यह आपको एक बात समझ में लेनी चाहिए कि कवि को क्या बनना पसंद है और क्या बनना पसंद नहीं। तो कवि कहता है शिखर बनने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या बनने की आवश्यकता है? नींव बनने की आवश्यकता है। तो कवि कहता है शिखर नहीं बनना है, हमें नींव बनना है। यह सबसे पहले आप यह संकल्पना जो यह ध्यान में रखिए कि कवि को शिखर पसंद नहीं है, तो क्या पसंद है? नींव पसंद है। तो कवि कहता है आपको शिखर बनने की अपेक्षा नींव बननी है। देखिए, कोई भी मंदिर हो, कोई भी ऊंची ऊंची इमारत हो, यदि उसकी नींव नहीं तो शिखर नहीं बन सकता। तो सबसे ज्यादा महत्व किसका है? नींव का है, आधार का है, फाउंडेशन का है। इसलिए कवि कहता है आपको यदि शौक है, आपकी यदि इच्छा है जीवन में कुछ बनने का, तो आप नींव बनिए, किसी का आधार बनिए, फाउंडेशन बनिए।
इसका अर्थ यही होता है, कवि कहता है कि सभी लोग चमचमाते शिखर को देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी वाह करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसकी स्तुति करती है, लेकिन कवि के मतानुसार यह बात गलत है। शिखर की तो तारीफ हर कोई करता है, लेकिन नींव की कोई नहीं करता। कवि की दृष्टि से नींव महत्वपूर्ण है। यदि नींव में वे ईंट पत्थर जो अंधेरे में उन्होंने गड़ा कर रखा है, वे गड़े हैं नीचे गड्ढे में, यदि उन ईंटों का ज्यादा महत्वपूर्ण होना आवश्यक है। जो फाउंडेशन में ईंटें हैं, पत्थर हैं, वे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। किससे ज्यादा महत्वपूर्ण है? शिखर की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कवि कहना चाहती है, आप शिखर मत बनिए। इसका दूसरा अर्थ है, आप तारीफ मत सुनिए, प्रशंसा का भी त्याग कीजिए, वाहवाही या लोभ इसका त्याग कीजिए, स्वार्थ का त्याग कीजिए और मजबूत और सुदृढ़ अच्छा काम करो। नींव के अंदर देखो, मतलब आपको मजबूत काम करना है, एक सुदृढ़ काम करना है, अच्छा और एक आदर्श काम जो समाज के लिए उपयोग में आए, ऐसा काम आपको करना है। तो शायद यह दो पंक्ति आपके समझ में आई होगी। फिर से एक बार इन पंक्तियों का अर्थ मैं दोहराता हूं। कवि को क्या बनना पसंद है? शिखर बनना या नींव बनना? नींव बनना, किसी का आधार बनना, फाउंडेशन बनना, मतलब किसी की मदद करना, यही अर्थ है। तो कवि कहता है कि सब अव्वल आना चाहते हैं, सब प्रथम आना चाहते हैं, सब शिखर बनना चाहते हैं, चमचमाते शिखर बनना चाहते हैं। सभी लोग उसकी तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कवि कहते हैं हमें प्रशंसा की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें प्रशंसा का त्याग करना चाहिए, लोभ का त्याग करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? मजबूत और सुदृढ़ काम करना चाहिए, जो भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वह काम आ सके। तो ठीक है, इन पंक्तियों का अर्थ आपके शायद समझ में आया होगा। हमें शिखर नहीं बनना है, नींव बनना है, मतलब प्रशंसा और लोभ का त्याग करना है और मजबूत सुदृढ़ अच्छा आदर्श काम करना है। यह हुआ इस शेर का अर्थ। ये जो दो पद्य पंक्ति है, इनको शेर कहा जाता है साहित्य की दृष्टि से, साहित्य की भाषा से। तो चलते हैं हम अगले शेर की तरफ, अगले दो पद्य पंक्ति की तरफ। तो दूसरी पंक्ति जो है, देखिए यह है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। देखिए इस शेर में भी कवि ने बहुत ही अच्छा संदेश आप सबको दिया है। सबसे पहले कठिन शब्द की ओर चलते हैं, उसके अर्थ पहले समझ में लेते हैं। कठिन शब्द के अर्थ समझने के अलावा सिवाय आपको कविता समझ में नहीं आएगी। तो पहला शब्द कौन सा है देखते हैं, कठिन। तो गर्द, तो गर्द ये शब्द का अर्थ होता है धूल, मिट्टी, धूल, आसमान, नभ, आकाश, और मील का पत्थर मार्गदर्शक पत्थर होता है। मील का पत्थर मतलब मार्गदर्शक पत्थर जो हाईवे पर होता है, और उसे पीला या हरा या सफेद या काला रंग दिया जाता है, कि उसके भी कुछ संकेत होते हैं। किसी गांव का रास्ता हो तो सफेद रंग और काला रंग दिया जाता है, जो नेशनल हाईवे होता है उसको पीला रंग दिया जाता है और सफेद रंग दिया जाता है। इसके कुछ संकेत है। तो मील का पत्थर मतलब रास्ते के किनारे जो पत्थर होता है और उस पर कोई गांव कितना दूर है इसका जो मार्गदर्शन किया जाता है, उसको मील का पत्थर बोलते हैं, मार्गदर्शक पत्थर। कि यदि आपको पुणे जाना है तो आपको वह जो पत्थर होते हैं 1-1 किलोमीटर पर रखे हुए होते हैं। पुणे 100 किलोमीटर है,
80 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, जिस प्रकार आप आगे आगे जाएंगे वह पत्थर आपको मार्गदर्शक करता है, तो उसे मील का पत्थर कहते हैं। गर्द का अर्थ होता है धूल। तो ठीक है, देखते हैं। और यह दूसरा शेर, चल पड़ी गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। देखिए, इस शेर के माध्यम से कवि आपको क्या कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। देखिए, बारिश के मौसम में क्या होता है, बहुत बड़ा तूफान आता है, और जो धरती पर जो मिट्टी होती है वह तूफान के साथ बहती है। और चक्रवात भी ऐसा आता है, मराठी में हम उसे चक्रीवादळ अशा प्रकारे आपण म्हणतो, चक्रवात। तो उसके साथ वह जो धूल होती है ऊपर ऊपर जाकर आसमानों तक जाती है। तो पूरे आसमान में हमें धूल ही धूल दृष्टिगोचर होती है, हमें दिखाई देती है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, जिस प्रकार वह जमीन की धूल भी आकाश तक छा जाती है, उसी प्रकार हमें आसमान में हमारा नाम लिखना है। तो इसका मतलब क्या है, तो कवि कहते हैं कि हमें अच्छा, नेक, प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, मजबूत, सुदृढ़, आदर्श, असाधारण, अलौकिक, महान, अच्छा, बढ़िया, सुंदर कार्य करना है। हमें सुंदर काम करना है। और जिस प्रकार तूफान आने पर वह धूल आकाश तक छाई जाती है, सारे आसमान में छाई जाती है, उसी प्रकार हमें भी सारे आसमान में हमारा नाम करना है। मतलब तुमने जो काम किया है उसका प्रभाव, उसकी चर्चा सारे आसमान में होनी चाहिए। आसमान में चर्चा होनी चाहिए, मतलब आपका नाम इस देश तक सीमित न हो, देश की सीमा को लांघ कर, पार करके दूसरे देश में, विदेश में भी आपका नाम होना चाहिए। देखिए, उदाहरण के तौर पर ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, अब्दुल कलाम हैं, खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है, गायक लता मंगेशकर जी है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में अनेक अनेक ऐसे महान नाम हैं जिन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया, एक आदर्श काम किया, कड़ी मेहनत की, पसीना बहाया और अपना नाम आसमानों पर लिखा। मतलब देश विदेश में उन्होंने अपना नाम क्या किया है, उसका नाम का प्रचार या प्रसार किया है। विश्व में सारे लोग उस व्यक्ति को जानते हैं। ऐसा कब होगा, जब हम अच्छा काम करेंगे। अब्दुल कलाम को सारा विश्व जानता है, सचिन तेंदुलकर को सारा विश्व जानता है। तो सारे विश्व हमें जाने, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अद्भुत कार्य करना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको इस सफलता मिलेगी, और सफलता मिलने के बाद आपका भी नाम देश विदेश में पहुंच जाएगा। कभी यही कहते हैं। तो आपका नाम सारे विश्व में प्रख्यात हो, प्रसारित हो, ऐसा काम हमें करना चाहिए। हमारे कामों की चर्चा, हम आपके कामों के प्रभाव की चर्चा सारी दुनिया में हो, इसका अर्थ है। और नीचे की पंक्ति समझ में लेते हैं, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। देखिए, इसमें भी बहुत अच्छा संदेश कवि ने हमें दिया है। आपको तो काम करना है, लगातार काम करना है, निरंतर काम करना है, बिना रुके काम करना है, बिना थके काम करना है। और जिस जोश के साथ आप काम करते हैं, कवि कहता है जिस उत्साह के साथ काम करते हैं, जिस उमंग के साथ आप काम करते हैं, यदि काम करते समय शायद आपको थकान आ सकती है, तो आपको आराम की जरूरत है। थकान आने पर क्या करते हैं, हम बैठ जाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। तो आराम करने पर क्या होता है कि हमें ताकत आती है, और जो बचा हुआ काम है वह और भी ताकत के साथ, एनर्जी के साथ हम करते हैं। तो कवि कहते हैं
जो बढ़िया काम करने के लिए आपने हाथ में लिया है, कोई अच्छा काम पार करने की आपने जो ठान लिया है, निश्चय किया है, तय किया है, वह काम करते करते समय कभी आपको थकान आ सकती है, तो आलस आ सकता है, तो आप बैठ भी सकते हैं। लेकिन कभी कहते हैं बैठने पर भी हमें काम करना चाहिए। देखो कितना बढ़िया संदेश दिया है। काम तो हम करते हैं, करते समय बैठते हैं, बैठते समय भी काम करना चाहिए। इसलिए सारांश में भी कवि ने कहा था कि हमें कर्म कैसे करने चाहिए? निरंतर, लगातार। काम करते समय यदि हम बैठ भी जाएं, निष्क्रिय होने पर भी क्रियाशील होना चाहिए। यही इस पंक्ति का अर्थ है। जब हम बैठते हैं तो निष्क्रिय होते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते, लेकिन काम नहीं करते होने पर भी काम करना चाहिए। देखिए कैसा अर्थ है इस पंक्ति का। बैठते तो है, मतलब काम नहीं करते, निष्क्रिय है, लेकिन निष्क्रिय होने पर भी हमें सक्रियता के साथ काम करना चाहिए। तो कैसे यह मुमकिन है? जिस प्रकार मील का पत्थर निष्क्रिय है, एक जगह मिट्टी में गड़ा है, लेकिन फिर भी वो काम करता है। क्या काम करता है? यात्री को, राहगीर को वह मार्गदर्शन करता है। कोई गांव, कोई शहर कितनी किलोमीटर दूर है, हमें किसी को पूछने की भी आवश्यकता नहीं होती। मील की पत्थर को देख कर हम किसी भी शहर, कितना भी लंबा, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जाते हैं। देखिए जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं, उनको कोई पुणे शहर, मुंबई शहर, किसी भी राज्य के होते हैं, उनके मालूम होता है क्या? नहीं होता है। तो किस पर वे रास्ते पर ट्रक चलाते हैं अपना? किसके आधार पर? मील के पत्थर के आधार पर। वह मील का पत्थर उन्हें मार्गदर्शन करता है कि पुणे कहाँ है, मुंबई कहाँ है, कोलकाता कहाँ है, दिल्ली कहाँ है। तो उस पत्थर पर उनका ध्यान रहता है, पत्थर उन्हें मार्गदर्शन करता है, और इच्छित जगह पर वह ट्रक पहुंचता है, ट्रक का ड्राइवर पहुंचता है। तो मील का पत्थर क्या करता है? निष्क्रिय है, एक जगह पर है। आपको लगेगा वह कोई काम नहीं करता, लेकिन राहगीर की दृष्टि से, यात्रियों की दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। हमें जहां जाना है वहां पहुंचाने का काम, मार्गदर्शन करने का काम वह मील का पत्थर करता है। कभी आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि बैठने पर भी आपको रुकना नहीं है। मील के पत्थर से हमें आदर्श लेना है, और बैठकर भी हम किसी के लिए क्या काम आ सकते हैं, इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। और निष्क्रिय होकर भी हमें सक्रियता के साथ हमें क्या करना चाहिए? हमें काम करना चाहिए। तो इस पंक्ति में कभी यही अर्थ उन्हें अभिप्रेत है, या इस पंक्ति के माध्यम से वे संदेश देना चाहते हैं। तो आज के इस तासिका में 2 शेर हो चुके हैं, 4 पद्य पंक्तियां हो चुकी हैं। जो 7 शेर बचे हैं, उसमें से 4 शेर हम दूसरी तासिका के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, उसकी जानकारी लेंगे। और जो 3 शेर बचे हैं वे तीसरी तासिका में उसकी हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज की तासिका में बस सिर्फ इतना ही है। तो हमें ध्यानपूर्वक यह शेर सुनने हैं। हर एक पंक्ति का अर्थ, हर एक शब्द का अर्थ हमें बारीकी से सुनना है। एक तासिका में शायद यह कविता भी हो सकती है, यदि हम जल्दता के साथ पढ़ाई की तो एक तासिका में भी यह कविता पूरी हो सकती है। लेकिन यह आपके जीवन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपके माता पिता का सपना सार्थक करना है, उसे प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बहुत ही यह सुंदर कविता है। इसलिए हम बहुत ही धीरे धीरे यह कविता समझकर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की तासिका में हमने 2 शेर देखे हैं। फिर से इन 2 शेरों पर फिर से मैं नजर मारता हूं, उसकी फिर से
जो अर्थ है वह आपको बताता हूं, क्योंकि पुनरावृत्ति करने से, रिवीजन करने से वह बात आपको जल्दी समझ में आती है। तो पहला शेर था हमारा, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शव दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। तो यह पहला शेर था। तो इसमें कवि कहना चाहते हैं कि सभी लोग स्वर्णिम शिखर की, चमचमाती शिखर की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, वाह वाह करते हैं। सभी लोग प्रथम आना चाहते हैं, सभी लोग बेस्ट आना चाहते हैं। यह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लेकिन कवि कहता है आपको स्वर्णिम शिखर नहीं बनना है, आपको नींव बनना है, क्योंकि नींव से ही शिखर बनता है। यदि किसी मकान को बनाना है तो नींव मजबूत है, नींव होनी चाहिए। बगैर नींव का कोई मकान नहीं होता। यदि पर्वत का शिखर हो तो पर्वत के नींव में भी पत्थर होते हैं, उससे वह चोटी बनी, शिखर बना। मंदिर का शिखर हो, मंदिर की भी नींव होती है, पाया होता है, फाउंडेशन होता है, आधार। बिगर आधार, फाउंडेशन, नींव का शिखर नहीं बनता। तो कवि कहते हैं आपको शिखर नहीं बनना है, आपको नींव बनना है। मतलब आपको लोभ प्रशंसा का त्याग करना चाहिए और मजबूत, सुदृढ़, आदर्श, प्रेरणादायक, अच्छा समाज के लिए काम करना चाहिए। तो ठीक है। तो दूसरा शेर देखते हैं, चल पड़ी गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तो हमें क्या कहना है, जिस प्रकार तूफान आने पर धूल सारे आसमान में छा जाती है, उसी प्रकार हमें सुंदर कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, और हमारा नाम पूरे आसमान पर लिखना चाहिए। मतलब हमारा काम, हमारे कार्य की चर्चा या प्रभाव देश विदेश में होनी चाहिए, विश्व में हमारा नाम होना चाहिए, यही अर्थ है। और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो। देखिए हम तो काम करते हैं, करते समय थक जाते हैं, हम बैठते हैं, आराम की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी कभी कहता है सिर्फ बैठने पर भी आपको काम करना चाहिए। निष्क्रियता में निष्क्रिय न होकर सक्रियता के साथ काम करना चाहिए। जिस प्रकार मील का पत्थर राहगीर को, मुसाफिर को, यात्रियों को मार्गदर्शक करता है, उसी प्रकार हमें भी आने वाली पीढ़ी के लिए, यदि आप थक भी जाए, एक जगह पर बैठ जाए, फिर भी मील के पत्थर जैसे कोई उन्हें अच्छा संदेश देना चाहिए, कुछ अच्छे तत्व, अच्छे विचार उन्हें सिखाने चाहिए। मतलब एक जगह बैठकर भी आप काम आने चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए या समाज के लिए। एक जगह रुकना नहीं, निष्क्रिय होकर भी सक्रियता के साथ काम करना चाहिए, हमेशा निरंतर लगातार काम करना चाहिए। तो ठीक है, आज की ताशिका के लिए सिर्फ इतना ही। आगे के 3 या 4 शेर दूसरी ताशिका में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।